We complete the migraine, and now migraine classification. Is a माइग्रेन क्लासिफिकेशन। तो एक तो होता है सिंपल माइग्रेन जो भी हम बात कर रहे थे। अब माइग्रेन विद ऑरा ऑरा विजुअल भी हो सकता है, विजुअल ऑरा और मे बी सेंसरी ऑरा। मोस्ट कॉमन ऑरा इज विजुअल वन, ओके। तो अगर ऑरा के साथ में हेडेक रहे, माइग्रेन रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लासिकल माइग्रेन। एंड विदाउट ऑरा माइग्रेन रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन माइग्रेन। उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन माइग्रेन। एंड एक चीज ध्यान रखना, कॉमन माइग्रेन वर्सेस क्लासिकल माइग्रेन का रेशियो क्या है? इट इज 5:1। इट इज 5:1, ओके। तो एक चीज आपने नोट करनी चाहिए, और वो ये है कि सर हमारे को कैसे पता चले कि कौन सा हेडेक कौन सा है। तो देखिए, मेनली फीमेल्स में है, तो फीमेल नोट डाउन करें। फीमेल विद यूनिलेटरल, आप भी चैट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। फीमेल विद यूनिलेटरल हेडेक, विद नोजिया, is इधर देखो सर, स्माइल, ओके। unilateral headache with nausea, ये कौन से टाइप का हेडेक होगा? फीमेल विद bilateral headache, female with bilateral headache plus dull aching pain, dull aching pain, कौन से टाइप का हेडेक होगा? प्लीज आंसर करते रहिए नंबरिंग के साथ में। 1 2, आपका आंसर चैट बॉक्स में डालिए। थर्ड, ओसीपी यूजर है, फीमेल ओसीपी यूजर विद पेपिलोएडिमा plus CT is normal, CT scan is normal, known as a प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डालते रहिए। डॉक्टर स्वाति, आपको आवाज आ रही है? फोर्थ कंडीशन is jaw claudication, jaw claudication, jaw claudication with increased ESR। डॉक्टर मोनी राइट आंसर, डॉक्टर मोनी
Right answer. 4. Joint claudication with increased ESR. Thunderclap headache. Thunderclap headache. Right answer. Migraine. Right answer. Tension headache. And unilateral headache with nausea with visual blurring. Visual blurring is fifth and sixth. Please answer. Trigeminal neuralgia, fourth one. Jaw claudication, फिफ्थ वन सही है आंसर। तो देखिए बिल्कुल सही है आंसर। फर्स्ट वन इज द माइग्रेन, सेकंड वन इज द टेंशन हेडेक, थर्ड वन इज द सूडो ट्यूमर cerebri, सूडो ट्यूमर cerebri, फोर्थ वन इज द टेम्पोरल आर्थराइटिस, थंडर क्लेफ्ट SAH, जो कि मैंने बताया था किस तरीके का, इस तरीके का थंडर क्लेफ्ट हेडेक मिलता है, सडनली आता है, एकदम से चला जाता है। लास्ट वन का आंसर, लास्ट वन इज यूनिलेटरल विद, यूनिलेटरल भी है विद नोजिया है विद विजुअल ब्लरिंग है, इट डिनोट्स द ग्लूकोमा, और इसीलिए वो कंफ्यूज करते हैं हमारे को ग्लूकोमा के साथ में। ओके, तो एक साथ में सारे के सारे नोट्स आपके सामने, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर बात करें ऑफ्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन की, एक वर्ड है ऑफ्थेल्मोप्लेजिक, ऑफ्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन, ऑफ्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन जिसमें कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट रहती है, पार्शियल रिकवरेबल ऑफ द थर्ड क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व। ओके, ये क्या होती है, थर्ड क्रेनियल नर्व के पाल्सी की पार्शियल रिकवरी की वजह से डेवलप होता है ऑफ्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन। ओके, एक वर्ड आता है हमारा बेसिलरी माइग्रेन, बेसिलर माइग्रेन, बेसिलरी माइग्रेन स्पेशली कहाँ पे होता है, ऑक्सीपिटल रीजन में, ऑक्सीपिटल रीजन में, ऑक्सीपिटल हेडेक विद एडेक्सिया वर्टाइगो, वर्टाइगो, एडेक्सिया वर्टाइगो डेवलप्स द ब्लाइंडनेस, थोड़े टाइम बाद में क्या डेवलप करेगा, ब्लाइंडनेस, एंड लेटर ऑन रिकवरी, रिकवरी फेज। फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव मिलती है हमारे को किसके अंदर, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव पॉजिटिव किसके अंदर, बेसिलरी माइग्रेन के अंदर। वैसे माइग्रेन के अंदर भी हमारे को जो मिलती है फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। एक हेडेक होता है हमारा कौन सा, क्लस्टर हेडेक, ये किसके अंदर मिलेगा, ये डेफिनेटली मेरे अंदर मिलेगा। मेल्स के अंदर क्या मिलता है हमारे को, क्लस्टर हेडेक मिलता है। क्लस्टर हेडेक पेरी ऑर्बिटल रहता है, इसकी करेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, पेरी ऑर्बिटल और रेट्रो ऑर्बिटल पेन, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ये भी यूनिलेटरल होता है, ये 30 मिनट्स टू 2 आवर्स के लिए होता है, 30 मिनट्स टू 2 आवर्स के लिए होता है। और ये मेनली ये याद रखना, ये करेक्टरिस्टिक है अवेकन्स फ्रॉम द स्लीप, अवेकन्स फ्रॉम स्लीप, ओके, एंड डेफिनेटली अल्कोहल लेता है
तो डेफिनेटली प्रेसिपिटेटेड बाय और एग्रेवेटेड या प्रेसिपिटेटेड बाय द अल्कोहल। ठीक है, एएनएस को अफेक्ट करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करेगा, इनको अफेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली क्या डेवलप करेगा, लैक्राइमेशन एंड गाइनोरिया। गाइनोरिया, ओके। क्लस्टर हेडेक से रिलेटेड ये सारी चीजें, इससे बाहर क्लस्टर हेडेक का कोई भी सिम्टम नहीं आता है, ओके। देन नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, और वो क्या है, सीएनएस का टॉपिक है माइस्थीनिया ग्रेविस। सिंपल वे में समझने की कोशिश करना, जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक डिसऑर्डर। पोस्ट सिनेप्टिक डिसऑर्डर, वेयर इज द डिजीज, बीमारी कहाँ पे है, बीमारी होती है, ये हमारा क्या है, एसिटाइल कोलिन, ये मेरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के लिए क्या है, मेरे रिसेप्टर्स। ये क्या है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स, ओके। अब जब भी एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आएंगे, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम है माइस्थीनिया ग्रेविस की, तो ये क्या होते हैं, रिसेप्टर इनएक्टिवेट हो जाते हैं, या डीजनरेट हो जाते हैं, या इनसेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ओके, के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स की वजह से के अगेंस्ट में क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और अगर ये एंटीबॉडीज यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, तो उसको क्या नहीं होने देंगे, वो इसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, या तो ब्लॉक कर सकते हैं या फिर इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट में क्या बन जाते हैं, हमारे एंटीबॉडीज। मोटे मोटे तौर पे यही डिजीज रहती है कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती है, जिसकी वजह से या तो चैनल ब्लॉक हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। 75% case of the myasthenia gravis associated with the thymic abnormality. Thymic abnormality. Okay. 65% में हमारे को क्या मिल सकता है, हाइपरप्लेजिया। एबनॉर्मलिटीज में 65% तो हाइपरप्लेजिया ऑफ द थाइमिक, एंड रिमेनिंग 10% में हमारे को क्या मिलेगा, थायोमोमा, ओके। थायोमोमा एंड ऑल क्या होगा, लोकली होगा, एंड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम डेवलप करेगा। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम डेवलप करेगा। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में कौन कौन से कंटेंट आते हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के बेसिस पर अगर क्वेश्चन आता है, तो अपने को पता होना चाहिए पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट वन इज दी प्योर रेड सेल एप्लेजिया। सेकंड इज हाइपोगामाग्लोबिनीमिया। हाइपोगामा हाइपोगामाग्लोबिनीमिया। देन pernicious anemia,
pernicious anemia, and dermatomyositis. Last segment is dermatomyositis. 3 to 7% have also hyperthyroidism. अगर हम mg की बात करें 3 to 7% have hyperthyroidism. Clinical features of the mg myasthenia gravis. Clinical features मोटे मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया कि हमारे को क्या बन रहे हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अर्ली फैटिगेबिलिटी, अर्ली फैटिगेबिलिटी, और वो भी किसमें मेनली सबसे पहले रहेगा, proximal muscles, and it is asymmetrical. Asymmetrical. Then बात करें ocular की, ocular muscles जो ocular के लिए सबसे important चीज जो याद रखनी है वो ये है कि it is the first most common sign of the MG. Okay, ocular में क्या डेवलप होगा, टोसिस, क्या डेवलप होगा, टोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोप्लेजिया डेवलप होंगे। ऑप्थेल्मोप्लेजिया। सेकंड ऑक्यूलर के बाद में आएगा फेशियल स्नेरिंग, फेशियल स्नेरिंग। अब ये तो सारी चीजें डिजीज वाइज, अब अपने को पता होना चाहिए कि एमजी के अंदर, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर कौन कौन सी चीजें बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, कौन सी चीज बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती है, स्पेयर रहता है जिसको हम बोलते हैं। तो ये है सेंसरी, ये सारी चीजें याद रखना कि नॉर्मल क्या क्या रहता है, सेंसरी सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल, देन ब्लैडर सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल, ब्लैडर नॉर्मल वर्क करेगा। ओके, कॉग्निशन बिल्कुल नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल वाली चीजें बता रहा हूँ। एंड डीटीआर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स आर नॉर्मल। और यही क्वेश्चन बनता है, ये जो चार चीजें लिखी है यही से आपका क्वेश्चन डेवलप होगा, तो कहीं से भी आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए प्लीज चैट बॉक्स ऑन करिए। क्रेनियल नर्व इज लीस्ट अफेक्टेड इन एमजी। ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी नाइन्थ, ऑप्शन सी 10th, ऑप्शन डी 12th। प्लीज चैट बॉक्स ऑन करें और प्लीज आंसर करें। टेंथ, और प्लीज आंसर ए बी सी, ए बी सी में से कोई भी एक आंसर। नो वन, एक्चुअली मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि देखिए इसका आंसर है बी। अब ये नाइन्थ क्यों हुआ आंसर, सिंपल अपने को हमारी फिजियोलॉजी सोचनी थी कि कौन सी नर्व है जो ओनली सेंसरी है। क्यों सेंसरी की बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि सेंसरी सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो दिस वन नाइन्थ इज ओनली सेंसरी फाइबर, ओनली सेंसरी नर्व।
सो दैट्स व्हाई आंसर इज 9th। ठीक है, तो पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लिया एग्जामिनर ने। तो ऐसा नहीं है कि हमारे को आंसर नहीं पता था, आंसर पता था, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग कर दिया था। ठीक है, अब एमजी के इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए इन्वेस्टिगेशन क्या रहती है। इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड्रोफोनियम, एंड्रोफोनियम जिसका आपने नाम सुना है वो नाम है टेंसिलॉन टेस्ट, टेंसिलॉन टेस्ट, and it is the best screening test, best screening test। Second, स्क्रीनिंग हुई है, कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा रहता है या स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा रहता है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज टेस्ट, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज टेस्ट, इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट। बट एक चीज बच्चों ध्यान रखना, क्या ध्यान रखने की है, अगर एंटीबॉडी रिसेप्टर एंटीबॉडीज टेस्ट इज नेगेटिव, does not rule out, एक डॉट लिखिए, doesn't rule out MR, myasthenia gravis, MG। ओके, मोस्ट स्पेसिफिक है, बट अगर ये नेगेटिव आ जाए तो हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पेशेंट को क्या नहीं है, एमजी नहीं है। ठीक है, रूल आउट नहीं कर सकते, ये रूल आउट करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। एक इसी तरीके से नेक्स्ट डिजीज की अगर बात करें, नेक्स्ट है हमारा एलईएमएस। एलईएमएस मींस दी लैम्बर्ट एटन माइस्थीनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट लैम्बर्टन एटन माइस्थीनिया सिंड्रोम, माइस्थीनिया सिंड्रोम, एलईएमएस। और मेन दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे कि मैंने माइस्थीनिया ग्रेविस के बोला था कि वो पोस्ट सिनेप्टिक है, तो ये क्या है, प्री सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक डिफेक्ट है ये। ओके, एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे एंटीबॉडीज बन जाती है, एंटीबॉडी टू दी कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक डिफेक्ट। एंड अगर कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट में बन गया है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये सिंपल सी चीज समझिए कि ये हमारा एसिटाइल कोलिन सिक्रीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज दी एसिटाइल कोलिन रिलीज। ओके, and it is associated with, it is associated with the small cell, पूरा लिख लेते हैं, small cell carcinoma of lung। Okay, main clinical features of the Lamberger-Eaton myasthenia syndrome is weakness, वीकनेस, और इसमें भी अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहला होगा स्केलेटल मसल्स, देन फेशियल मसल्स, देन फेशियल मसल्स, देन ओक्यूलर मसल्स। जस्ट अपोजिट चल रहा है, उसमें सबसे पहले ओक्यूलर मसल्स आता है, देखते हैं। और स्केलेटल मसल्स में भी बात करूं तो इसमें स्पेसिफिक कौन सा रहेगा, प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स, प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स। यहाँ पे डीटीआर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, क्या रहेगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स इज एब्सेंट और डिक्रीज।
ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, जस्ट अपोजिट चल रहे हैं अपन। ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, ओके। यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन में वही टेंसिलॉन टेस्ट, और ये टेंसिलॉन टेस्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। टेंसिलॉन टेस्ट का दूसरा नाम क्या बताया था, एंड्रोफोबिनम टेस्ट। एंड्रोफोबियम टेस्ट इज पॉजिटिव, ओके। एंड यहाँ पे दूसरा ब्लड टेस्ट कौन सा कर सकते हैं, रैपिड नर्व स्टिमुलेशन, रैपिड नर्व स्टिमुलेशन, ओके। रैपिड नर्व स्टिमुलेशन, ओके। यहाँ पे हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है सीएनएस का। एंड अब जो सीएनएस का जो पोर्शन बचता है, वो लास्ट पोर्शन है सीएनएस का। अब वो कौन सा है, सीएनएस इन्फेक्शंस। कई बार सीएनएस इन्फेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। ओके, हमारी क्लास 8 मिनट में ओवर हो जाएगी, तो प्लीज रिजॉइन इमीडिएटली विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड। 8 मिनट बाद में, ठीक है। सीएनएस इन्फेक्शन के अंदर हम बात करें पायोजेनिक इन्फेक्शन, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज की ही बात की जाएगी। अगर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पायोजेनिक मेनिंजाइटिस अगर पूछा गया है न्यूनेट्स के अंदर, तब हमारा आंसर, उसमें भी हमारे को देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइड पूछा है, तब तो हमारा आंसर जाएगा ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर न्यू न्यूनेट्स के अंदर अगर इंडिया के अंदर पूछा जाता है, तब हमारा आंसर क्या जाएगा, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाइज आर एग्जांपल कौन से हैं, जैसे कि ई कोली एंड ऑल पढ़ते हैं। बट मोस्ट कॉमन कॉजिंग द पायोजेनिक मेनिंजाइटिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर पूछा जाता है, तो अभी हमारा आंसर बताना चाहिए, इट इज क्लेप्सिला एंड देन ई कोली। मोस्ट कॉमन इज क्लेप्सिला। अगर न्यू नेट्स के बाद में अगर बात की जाए किसकी, 1 मंथ टू 2 इयर्स के बच्चे में, तो भी वर्ल्ड वाइड अगर पूछना चाह रहे हैं, तब हमारा आंसर क्या जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या निमोनी। एंड अगर इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं तो एच इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा। अगर बात कर रहा है एडोलसेंट की, एडोलसेंट की, तो यहाँ पे एक ही रहता है, और वो क्या रहता है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ओके। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एपिडेमिक कॉज का, तब भी आंसर सेम ही रहेगा, मोस्ट कॉमन एपिडेमिक कॉज, आंसर इज नाइजीरिया मेनिंगोकोकस। एडोलसेंट के बाद में एडल्ट एंड एडल्टी, एल्डरली, तो इसके अंदर आंसर क्या जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अगर
क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनिकेटेड कम्युनिटी एक्वायर्ड पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, तब भी आंसर क्या जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। कम्युनिटी एक्वायर्ड मोस्ट कॉमन आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके। तो बायोजेनिक मेनिंजाइटिस का सीएसएफ फाइंडिंग क्या मिलेगा? इन्वेस्टिगेशन पॉइंट में हमारे को क्या मिलेगा? ओके, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ दिस सीएसएफ। तो यहाँ पे अगर बात करें एपिनियंस, एपिनियंस कैसी रहेगी? क्लियर। सेल काउंट देखी जाए, सेल काउंट इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। प्रोटीन्स 15 to 45 mg per dl। ग्लूकोज जो कि याद रखना है हमारे को, और ये मेनली कितना होता है? 2/3 ऑफ दी आरबीसी होता है। तो यहाँ पे 2/3 of the RBC means the 40 to 70 mg per dl मीन्स दी नॉर्मल कितना होता है अपना? 120 अपन मानते हैं आरबीसी का, तो उसका 2/3 निकाल लो, आंसर यही निकलेगा। 2/3 ऑफ दी आरबीसी, आरबीसी सॉरी आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है। देन क्लोराइड की अगर बात करें तो नॉर्मल सीएसएफ फाइंडिंग में हमारे को क्या मिलेगा? नॉर्मल में मिलेगा हमारे को क्लोराइड इज 116 to 126 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। बट अगर मेरा पेशेंट, ये तो नॉर्मल हुआ ना, ये तो नॉर्मल हुआ, ये सारी चीजें मिल रही है मीन्स नॉर्मल है। बट यही अगर हमारा क्या है? पायोजेनिक, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, तो वहां पे क्लियर अपीयरेंस की जगह कैसा हो जाएगा? टर्बिड। ओके। सेल्स काउंट क्या हो जाएंगे? प्लियोसाइटोसिस। एंड प्लियोसाइटोसिस में मेनली क्या मिलेंगे? न्यूट्रोफिल, और उसके बाद में लिम्फोसाइट। प्लियोसाइटोसिस के बाद में हमारे को प्रोटीन्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलेंगे। ग्लूकोज लेवल अपने को याद रखना है कि ग्लूकोज बहुत 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 कम हो जाता है। ओके। तो ये पहले मैंने आपको नॉर्मल बताया, फिर उसको डिफरेंशिएट करके बताया कि हमारे को पायोजेनिक में किस तरीके से याद रखना है। ठीक है। अब जब मैं आगे टीबी मेनिंजाइटिस बताऊंगा तब मैं इस चार्ट को कंप्लीट करूंगा। पहले टीबी हेडिंग डाल देते हैं, टीबी मेनिंजाइटिस। अभी तक हमने कंप्लीट किया है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस इन इंडिया, आंसर क्या रहेगा? सार्वजनिक बीमारी, वही टीबी। ओके। इसके अंदर टीबी मेनिंजाइटिस में मेनली क्या रहता है कि यहाँ पे एंड आर्थराइटिस डेवलप होता है, एंड वेसल्स आर्थराइटिस। ओके। और मेन फिर क्या होगा? इंफार्क्ट डेवलप होगा। एंड अगर बात करें इसके ऑन सिटी, ये पूछा जाता है ऑन सिटी एग्जामिनेशन क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा थैलेमिक इंफाक्शन। थैलेमिक इंफाक्शन सिटी में और क्या मिलेगा? बेजल एनहेंसमेंट, बेजल सिस्टर्नी एनहेंसमेंट।
then hydrocephalus, hydrocephalus, बिकॉज ये सारी चीजें क्यों डेवलप होती है, ड्यू टू दी बेसल एक्सुडेट डेवलप होता है। ओके, तो अगर टीबी मेनिंजाइटिस के सीएसएफ फाइंडिंग की बात करें, सीएसएफ फाइंडिंग में हमारे को क्या मिलेगा, अगर उसको हम